Jungle. सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का, हमारे सभी कैमरा पर्सन का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है कि देश में अलग अलग तरह की जो कोचिंग संस्थान हैं, जो इंजीनियर बनाने का दावा करती है, डॉक्टर बनाने का दावा करती है, आईएएस आईपीएस बनाने का दावा करती है, वो विद्यार्थियों का और अभिभावकों का करोड़ों रुपया लेकर के फीस वसूल करके अचानक से गायब हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय इस देश में ऐसा ही काम कुछ प्राइवेट बैंक किया करते थे। रोज़ शाम को उनके एजेंट जो है सब्जी बेचने वाले दुकानदार से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों के पैसे वसूलते थे और करोड़ों रुपया लेकर के अचानक से गायब हो जाते थे। जब भी इस तरह का कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नज़रिए से देखने लगे, उसका नतीजा ये हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्ज़ाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमज़ोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। आपने दिल्ली में देखा, बेसमेंट में पढ़ते हुए जो है विद्यार्थी की मौत हो गई। और जब हम मौत की बात करते हैं, भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज़्यादा हो चुका है। जैसे किसान आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेवार है, उसी तरह से स्टूडेंट की आत्महत्या के लिए भी सिस्टम जिम्मेवार है। और ये सिस्टम जो स्टूडेंट को मार रहा है, एक प्रेशर कुकर बना रहा है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है
कि एक तरफ रोज सपने बेचे जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है, किसी एक इंसान का एग्जाम्पल ला करके सामने ये दिखाया जाएगा कि इसका पैकेज 1 करोड़ का है, और हर बच्चे को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आप भी 1 करोड़ का पैकेज जो है प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सीट कितना है, कितना जो है एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। रोजगार दिलाने के नाम पर कोचिंग संस्थान बनेंगे और लोगों की गाढ़ी कमाई, नौकरी करने वाले लोग उनकी सैलरी, किसान को उनके फसल से जो कमाई हुई है, जो मजदूर हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर हो जाएगा, और अचानक रातों रात सैकड़ों दर्जनों संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा फीस जो है वो वसूल लिया है माँ बाप का, और अब स्टूडेंट का क्या होगा वो स्टूडेंट जाने। और आपने देखा अभी गोरखपुर की एक लड़की जेईई की तैयारी कर रही थी और एक बड़ा ही मार्मिक पत्र जो है अपने माँ बाप के नाम लिखा, उसने सुसाइड कर लिया। और ये कोई एक बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जब 24 घंटे में 28, कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर घंटे घड़ी का कांटा जब एक बार चक्कर घुमाए तो एक स्टूडेंट कम से कम इस देश में, देश के किसी न किसी कोने में सुसाइड कर ले रहा है। ये एक गंभीर विषय है, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और शिक्षा बाजार की और मुनाफे की वस्तु नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम हो रहा है। सीबीएसई के एग्ज़ाम और रिजल्ट के बाद बड़े पैमाने पे विद्यार्थी सुसाइड करते थे। यूपीए की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम किसी को पास फेल नहीं करेंगे, हम ग्रेड देंगे। और हम सब जो पढ़ लिख लिए हैं, मैं पीएचडी कर लिया हूं, आप तमाम लोग जो है अलग अलग पढ़ाई कर लिए हैं, ये रेस कभी अंत होता है क्या? 10वां फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 12वीं फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पत्रकारिता में डिप्लोमा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पीएचडी करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। तो यह जो व्यवस्था, सरकार और बाजार, उसके बीच में इस देश का भविष्य जो पिस रहा है, उस पर सरकार को जो है एक रेगुलेशन लाना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जितने रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर एग्जाम हो। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसको पैसे दे करके खरीदा नहीं जाता है। तो इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश के नौजवान और विद्यार्थी के ऊपर एक भारी दबाव है और एक सजग समाज के तौर पर, एक संवेदनशील देश के तौर पर इसकी सामूहिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए। सरकार को ये रेगुलेशन बनाना चाहिए और इस तहत हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला, आप सरकारी संस्थानों को बेहतर कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से विकसित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। सरकारी संस्थान ठीक से काम करेगा, बीएसएनएल ठीक से चलेगा, तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें ठीक से फंक्शन करेगी तभी निजी क्षेत्र की संस्थाएं और उसकी जो जिम्मेवारी है ठीक तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे, पहला। और दूसरा कि इस देश में आईएएस बनाने का, इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का जो एक धंधा है, उसका एक रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से और उसके अभिभावकों से पैसा वसूला है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस कोर्स को पूरा करे। अगर वो उस पे कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। सरकार को जो है यह अनियंत्रित जो व्यवसाय है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उसको जो है नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा,
जितने भी रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भरा जाए, उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है एग्जाम हो और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए, ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवस्था में पिस रहे हैं, बाजार और सरकार की इस जो है खतरनाक मौत तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसमें जो पिस रहे हैं, उससे उनको बचाया जा सके। इस विषय पे आप लोगों से बातचीत के लिए मैं यहाँ उपस्थित था, और अभी जब इस संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न है तो उसका हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि आप कोचिंग संस्थानों पर या सरकार कुछ इस तरह का बनाए। आपकी राय क्या है, क्योंकि आप तो खुद एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं और आप सक्रिय राजनीति में, तो आपकी अपनी राय कि कैसे इस पूरे जो आप जिसे कह रहे हैं कि बाजार बन गया है, इस पर रोक लगेगी, क्या करे सरकार? देखिए, इस संबंध में हम दो बात हाईलाइट करना चाहते हैं। एक कि अगर हमारे क्लासरूम में पढ़ाई होगी तो हमको कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हमारे पिताजी, हमारी माताजी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थीं तब ये कोचिंग और ट्यूशन का सिस्टम नहीं था, क्लासरूम में ही पढ़ाई होती थी और वो इनफ था। और उस ज़माने में तो कोई अगर अपने घर पे बुला करके पढ़ाए तो उस टीचर को बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता था कि ये तो कोचिंग पढ़ाते हैं। तो किसी पेशा की जो सेंसिटिविटी है, जो उसकी सेंटिटी है, उसको जब हम रिड्यूस कर देते हैं, और ये रिड्यूस कब होता है, जब आप एजुकेशन एक बेहतर नागरिक बनाने की बजाय जॉम्बी बनाने के लिए देना चाहते हैं, एक रेस में जो है लोगों को शामिल कराने के लिए एजुकेशन देना चाहते हैं। और उस रेस का ही नतीजा है कि पहले जो है उसको अंक लाने का, मतलब जब से उसका जीवन शुरू होगा तो उसके ऊपर एक एंजाइटी होगी, दबाव होगा कि उसको अच्छा अंक लाना है, और अंक लाने के रेस से जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो सैलरी का जीरो गिनना शुरू करता है, और पहले अंक लाने की एंजाइटी, फिर EMI भरने की एंजाइटी। तो एजुकेशन का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, एक बेहतर इंसान भी बनाना है। आज हमारे देश के नॉलेज इंडस्ट्री का बुरा हाल इसलिए है कि हम इसको मार्केट फोर्स से देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किस संस्थान से पढ़ने के बाद कितना पैकेज मिलता है। तो सबसे पहले तो ये नैरेटिव बदलना ज़रूरी है, और ये नैरेटिव बदलने के लिए सरकार का जो प्रचार का तरीका है उसको संवेदनशीलता से लेते हुए उसको बदलना चाहिए। हर जगह देखिए ना कि आपको एक डेटा और नंबर फेंका जाता है। 50 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया, नंबर, हर जगह नंबर फेंका जाता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे दिया है। हर चीज को मैं कहता हूं कि इस देश की हिस्ट्री ये है कि हम सब्जेक्ट थे, लेकिन देश को आज़ादी मिली, उसके बाद हम सिटीजन हुए। आज उस सिटीजन को नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है। सरकार अपने नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों को नंबर में रिड्यूस नहीं करे। नंबर सिर्फ हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं है, हम एक इंसान हैं, नंबर से बियॉन्ड हमारी आइडेंटिटी है। और इस बात को संवेदनशीलता से सरकार को अलग अलग माध्यमों से, अपने मंचों से, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको कहने और बोलने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, तो संसद के पटल पर इस बात को उठाया और बोला जाना चाहिए ताकि समाज को एक मैसेज मिले। और दूसरा कि रेगुलेशन का जहाँ तक बात है, पहले तो आप अपने संस्थानों को बेहतर कीजिए ताकि जो है लोगों को बाहर कोचिंग या इन जैसी चीज़ों या इन जगहों पे एक्सप्लॉइट होने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद जो है, अगर फिर भी, क्योंकि लोगों का चॉइस है, कोई अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं या कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, आप उसके इस आज़ादी को नहीं छीन सकते हैं। लेकिन जैसे सरकारी संस्थानों के लिए रेगुलेशन है, उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होता है, वैसे ही निजी संस्थानों के लिए भी कोई ना कोई अकाउंटेबल हो। जो कंपनी है उस कंपनी का कोई तो मालिक होगा, कोई तो CEO होगा, जो उसके तमाम जो अलग अलग ब्रांचेज खोले गए हैं उसका भी कोई ना कोई डायरेक्टर होगा। तो किसी को तो अगर कोई क्राइम कर रहा है फीस ले करके
और कोचिंग अचानक से बंद करके चला जा रहा है, तो किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी ना। जिसके नाम से उनको कोचिंग खोलने का परमिशन दिया गया है, जिस जगह पे एनओसी लेकर के वो कोचिंग खोली गई है, उसके जो उत्तरदायी लोग हैं फिर उनको पकड़ा जाए कि अगर विद्यार्थियों का पैसा वसूल करके आप अचानक से जो है कोचिंग बंद करके गायब हो जाएंगे। और ये सिर्फ फिटजी का मामला नहीं है, अभी आप देखिए कि दूसरे कोचिंग संस्थान भी पैसा वसूल लिए हैं, स्टूडेंट से पैसा ले लिए हैं और अचानक से बंद करके चले गए। अब वो जो हजारों स्टूडेंट है वो कहाँ जाए, वो कहाँ जा करके एफआईआर कराए, किस अथॉरिटी के सामने जाए, कहाँ जा करके अपने इशूज और अपने कंसर्न को रेज करे। कोई तो जो है इसको उसका जो है रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा। तो सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी ले कि जब आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट संस्थान को इजाज़त दे रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो जिसको आपने इजाज़त दिया है उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है, कोई क्राइम होता है, तो फिर उसको ही जिम्मेवार भी ठहराया जाए। कन्हैया जी, हिंदुस्तान दुनिया, हाँ पहले इनका प्रश्न ले लें। कन्हैया जी, मेरे दो सवाल है। एक सवाल जो आपने फिगर्स बताए कि पर डे 28 स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड कर रहे हैं, जो कि आप मिनिमम आपने ये बताया। एक तो ये, तो इसकी कुछ बुनियाद है, कैसे आप डेटा बता रहे हैं, कुछ रिसर्च? एनसीआरबी का डेटा है। एक तो ये, दूसरा ये जो आप उद्योग कह रहे हैं एजुकेशन को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर, तो आपको याद होगा ये जो उद्योग शुरू हुआ था ये कोटा राजस्थान, जहां आपकी जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, बहुत टाइम रही, बहुत सालों चली, तो आपकी उस गवर्नमेंट ने तब नकेल क्यों नहीं कसी उस चीज़ पे? देखिए, एक तो मैं व्हाट अबाउटरीज में नहीं जाना चाहता हूँ। जब मामला किसी के मौत का हो और जीवन का हो तो व्हाट अबाउटरीज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये तरीका बीजेपी का है। लेकिन मैं, आपने चूँकि प्रश्न किया है तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पिछली बार जब गहलोत साहब की सरकार थी, हम लोगों ने इस इशूज़ को और कंसर्न को रेज किया, बाकायदा वहाँ पे एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एफर्ट किए गए। कोचिंग संस्थानों के लिए भी जो रेगुलेशन और डायरेक्शंस दिए गए, और ये इंश्योर किया गया कि हर जगह विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए, अगर वो किसी तरीके के मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं तो उसको एड्रेस किया जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। लेकिन ना, ये मैं सफाई की तरह नहीं कहना चाहता हूँ, ये एक कलेक्टिव एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन हमारा ये रोल है। प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाजार और सरकार तक ही सीमित नहीं है। बाजार और सरकार जो प्रतिमान गढ़ता है, उस प्रतिमान के चलते वो प्रेशर हमारे घर तक पहुंचता है, माँ बाप तक पहुंचता है, अभिभावक तक पहुंचता है, बड़े भाई और बड़े बहन तक पहुंचता है, दोस्त तक पहुंचता है, पीयर ग्रुप तक पहुंचता है। इसीलिए कलेक्टिव एफर्ट है, इसमें हम व्हाट अबाउटरीज नहीं करना चाहते। ये बहुत एक फर्म स्टैंड है हमारा कि एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, एजुकेशन राइट है। और कॉन्टिन्यूअसली जो है एजुकेशन को एक प्रिविलेज बनाया जा रहा है। अगर आपके पास लाखों की आमदनी नहीं है तो आप अपने बच्चे को बस वाला, स्विमिंग पूल वाला और हॉर्स राइडिंग वाले स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और आप देखिए कि हजारों स्कूल बंद किए गए हैं सरकार के, हर स्टेट में हजारों स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ की हालत यह है कि वहाँ कोर्सेज रेगुलर नहीं चल रहे हैं। नया जो है यूजीसी की ड्राफ्ट कमेटी आई है, सेमेस्टर सिस्टम है, तमाम तरीके के नए चीज़ जो है आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नतीजा ये है कि सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा है। आप मान लीजिए सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है पढ़ रहे हैं और जो है फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर का जो है ना एग्ज़ाम साथ में चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था जनित है। ये सरकार और बाजार के आपसी गठजोड़ से ये आत्महत्या, मतलब हत्यारी व्यवस्था कह लीजिए, वो जो है उसको पैदा किया जा रहा है। तो एज ए सोसाइटी ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम व्हाट अबाउटरीज में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है, इशू है, जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं एज ए अपोजिशन, और जब सरकार में हो तो एज ए सरकार भी। कन्हैया, मेरा आपसे यही सवाल है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे युवा देश है, करीब 55% आबादी हिंदुस्तान के भीतर है, जो अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या से ज़्यादा युवाओं की आत्महत्या हो रही है हिंदुस्तान में। ये कितना चिंताजनक है और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और इस विषय को लेकर के
मेरे ख्याल से आप लोगों से हमारी कई बातचीत हुई है, कई प्रेस वार्ता में हमने इस इशू को रेज किया है। और आज भी जब हम ये कोचिंग संस्थानों का स्कैम है, पैसा ले लिया है, करोड़ों रुपया वसूल रहा है, उसको इस आत्महत्या से हम जोड़ करके देख रहे हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिस युवाओं पर के कंधे पर इस देश का भविष्य है, इस देश की दिशा क्या होगी, एज ए कंट्री हम कहाँ जाएंगे, उसका निर्धारण करने वाली जो सबसे मजबूत शक्ति है, उसके जीवन को लेकर के हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं है। अगर हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता होगी तो यह जो व्यवस्था पैदा की गई है जिसमें विद्यार्थी नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, हम उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। आप मतलब कोई राज्य में चले जाइए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे डेजिग्नेटेड एरिया हैं हर सिटी में कि ये स्टूडेंट एरिया है, वहाँ पे आपको जो है ना एक कारोबार दिखेगा, वहाँ आपको एक सिस्टम दिखेगा। सालों से वहाँ पे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियाँ पड़ रही हैं। तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे विकसित देश बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो हम दुनिया का सबसे विकसित देश और विश्व गुरु तो तभी बनेंगे ना कि जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उसके लिए हम एक रचनात्मक प्रयास कर पाएंगे। और इस दिशा में जो हमने आपको कहा कि एक तो स्टूडेंट को, यूथ को और इस देश के नागरिकों को नंबर में नहीं रिड्यूस किया जाए, सरकारी संस्थानों को बेहतर किया जाए, वैकेंसीज़ को समय पे भरा जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हो, और जो निजी संस्थान हैं उसके लिए जो एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम हो कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए उसको एक अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये कुछ सुझाव हमको लगता है कि सरकार को एज ए मेजर लेना चाहिए, जिससे ये हम जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस अलार्मिंग सिचुएशन से देश को बचा सकते हैं। कन्हैया जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीबीआई के डायरेक्टर या अन्य बड़े पदाधिकारियों के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। यह न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण के बीच पतली रेखा है, इसका असर मोटा होगा। उसके साथ उन्होंने यह भी किया, नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके थे, अब समय इस नियम को बदलने का है। अब देखिए, ये सब बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास एक बहुत ज़रूरी और गंभीर और संवेदनशील इशू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी पे बात रखूँ। जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका घुटना ठीक रहे इस उम्र में, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं एक बात विनम्रता से आप लोगों को कहता हूँ कि न्यूज़ का मतलब नो न्यूज़ नहीं होता है। तमाम तरीके के डाइवर्जन, तमाम तरीके के स्टेटमेंट, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसमें मुझे लगता है कि देश का ज़रूरी मुद्दा कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। और एज ए सिटीजन, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इससे बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता है हमारे लिए कि लोगों की जान जा रही है हर घंटे, और देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को जो चलाने वाले लोग हैं, उनके जीवन को लेकर के हमारा कंसर्न सबसे ऊपर होना चाहिए। कन्हैया जी, इसी विषय पे राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि जब इस कमेटी में पहले चीफ जस्टिस होते थे, प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष होते थे, अब जब चीफ जस्टिस को हटा रहे, इसका मतलब दो सरकार को एक में कोई मतलब ही नहीं ठहरता। अच्छा, तो बाकी लोग कह रहे हैं, बाकी लोग कहेंगे, मैं आज इसी विषय पे कहना चाहता हूँ। और जी, आप पूरे एजुकेशन सिस्टम की और इसकी बात कर रहे हैं, इससे एक आगे स्टेप बढ़ के रोजगार की बात भी आपने करी है। और हालत ये हो रही है कि अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत, आज भी एक जहाज आया है, आज भी जहाज आने की बात हो रही है, आएगा अभी वो अमृतसर में, और तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर हैं, रोजगार की तलाश में अपना भविष्य तलाशने जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको भी आप एड्रेस कैसे करेंगे? देखिए, फिर वही बात जो मैंने इनके सवाल के जवाब में कहा कि कुछ इशूज ऐसे होते हैं जिसपे व्हाट अबाउट रीच करने से काम नहीं चलेगा। मतलब तुम तुम्हारा, हम हमारा, तू मैं से बात बनती नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ओबामा भारत आए थे, और ओबामा का एक स्टेटमेंट उस वक्त जो है ना बहुत पॉपुलर हुआ था कि दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको अगर कोई निकाल सकता है तो वो देश भारत है।
दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम में जो चेंजेज आ रहे थे, जिस तरह से जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, एआई का ज़माना है, आज हर कोई एआई की बात कर रहा है। उस दौर में हमको एक लीडिंग नेशन होना था, लेकिन जब आप विजन लैक करते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। विजन लैक करने का क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं, और वही ट्रंप हमारे देश के लोगों के पाँव में बेड़ियाँ लगाता है। आप रिटर्न देख रहे हैं, गिफ्ट रिटर्न। हम गला लगाए, वो बेड़ी लगा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलीगल लोगों के ऊपर कार्रवाई किसी देश को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो है बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट भी होता है। दूसरे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेजा गया, उसके देश के राष्ट्रपति जो है वहाँ गए, उससे मिले, अपना जहाज़ भेजा, बोला कि जो है मिलिट्री के जहाज़ में नहीं भेजोगे, हम अपना जहाज़ भेजेंगे। हमारे पास तो वो अपना जहाज़ भी नहीं है, तो एयर इंडिया बचा ही नहीं। बस हमारे पास अब विमान मंत्री हैं, विमान नहीं है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। जब हम अपने देश में मजबूत नहीं होंगे, ये वही बात हो गई कि हम अपने घर में जो है ना, हमारी घर की हालत अच्छी नहीं होगी तो गांव के चौपाल पे हमको कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारे गांव में जब हमारी इज्जत तब मिलेगी जब हमारा घर, हमारे घर के सदस्य, उनके बीच में आपसी संबंध, हमारी घर की आमदनी, हमारे घर के लोगों का समाज के प्रति व्यवहार, उससे गांव के चौपाल पे जो है हमको इज्जत मिलेगी। अपने घर में आप डेटा छुपा लेंगे, जो सूचना के तंत्र हैं उसको मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अरे आपने क्या किया? आप अपने पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर के गए। आपका पत्रकार होता तो वो पलट करके ट्रंप से पूछता ना एक क्वेश्चन, जब वहां की मीडिया आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था। आपका भी पत्रकार पूछता ट्रंप से, ए भाई आप इधर आकर के कहते हैं भारत हमारा दोस्त है और हमारे लोगों को बेड़ी लगा के भेज रहे हैं, एक सवाल पूछता ना, आपने जाने ही नहीं दिया। तो सूचना तंत्र को कंट्रोल करके आप जैसे घर का मुखिया आप अपने घर में चला लेंगे, कोई बोलेगा तो जोर से डांट देंगे, कहेंगे इसका खाना बंद कर दो, इसको शाम को खाना मत देना। लेकिन गांव की चौपाल पे आपको इज्जत तो आपके घर की हालत से मिलेगी ना। हमारी इकोनॉमी अगर सही तरीके से फ्लोरिश करेगी, 8 का क्राइसिस, इसीलिए मैंने आपको ओबामा का वो विजिट याद दिलाया। दुनिया भर में 8 की क्राइसिस थी और 8 के क्राइसिस में जो मंदी थी, भारत जो है फ्लोरिश करता रहा। हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कल्चरली हमारा बचाने का स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 रोटी कमाते हैं तो 1 रोटी बचाते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। पुराने जमाने में 5 जो है ना घड़ा रखा रहता था, घर में 1-1 मुट्ठी अनाज सब में रखा जाता था, फिर खाना बनाया जाता था। बचाने की प्रवृत्ति है हमारी भारतीय होने के चलते, और वो बचाने की प्रवृत्ति के चलते हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर गई। अगर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इस देश का एक व्यवसायी 5000 करोड़ रुपया जो है अपने बेटे की शादी में खर्च करता है, तब आपको लगता है कि आप मीडिया में बार बार ये बोलेंगे 5 ट्रिलियन की इकॉनमी और 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, इससे जो है दुनिया में हमारी धमक स्थापित होगी, इससे जो है डंका बजेगा? नहीं बजेगा। भारत के लोगों को अपमानित किया जाएगा और वही किया जा रहा है। इसी से निकलने का रास्ता है कि हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें, हम अपने देश के नौजवान जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है उसका सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। इस देश के जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको हम मजबूत करें, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड कंपटीशन में जाकर के कहीं स्टैंड करें। मुझे बताइए कि लुधियाना और सूरत का कपड़ा क्या जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या हमारा आम, हमारा केला, हमारी चाय, हमारी कॉफ़ी जो है, हमारा चमड़ा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा जो है इसरो, क्या हम वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं दे रहे थे? क्या हमारे पास जो है फ्री मीडिया नहीं था? क्या हमारे पास जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया का। सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ लैग कर रहे हैं तो वो है विजन। अगर विजन है हमारे पास तो ट्रंप के पास हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोड़िए, बाहर की बात छोड़ देते हैं, हम देश का समझते हैं, उससे समझ में आएगी। बिहार के लोग पंजाब क्यों काम करने के लिए जाते हैं? पंजाब के लोग क्यों नहीं जाते हैं बिहार काम करने के लिए? क्यों? क्योंकि बिहार की इकॉनमी पंजाब की इकॉनमी के मुकाबले बेहतर नहीं कर रही है। अगर बिहार की इकॉनमी बेहतर करने लगेगी तो पंजाब के लोग बिहार काम करने के लिए आएंगे। यही स्थिति आप दुनिया के ऊपर लागू करके देख लीजिए।
क्यों हमारे नौजवानों को छुप करके इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति क्या है, जब गाजा में लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश के नौजवान जो है ठेके पे लड़ने के लिए गए। यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी रसिया की, तो जबरदस्ती एक कंपनी में नौकरी देने के नाम पे कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना करके, और वहाँ जब गए तो उनको आर्मी का ड्रेस पहना करके लड़ने के लिए भेज दिया। ये जो स्थिति है ये चिंताजनक है। रोजगार की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो चिंताजनक है, और इस व्यवस्था जनित प्रेशर के चलते जो नौजवानों की आत्महत्या हो रही है वो चिंताजनक है। इस पर सरकार को एक ठोस काम करने की ज़रूरत है। प्रचार से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता है, वास्तविकता की धरातल पे खड़ा होकर के एक विजन के साथ जो है देश निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।